हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 का पार्ट 7 देखेंगे आज। एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस से रिलेटेड लास्ट के यदि 6 वीडियो की बात करें तो उसमें से हमने यहां तक कंप्लीट कर लिए थे सारे टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका है फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट। जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट उसका दिया जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। जैसे कि नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, लोरो अकाउंट क्या है, टीटी बाइंग रेट, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग, मार्जिन को कब ऐड करना है, कब सब्सट्रैक्ट करना है, प्रीमियम, डिस्काउंट, फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, वो सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में यहाँ पे दिया जाएगा ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स फेस करेंगे तब कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियो होगा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, और उसके बाद भी कुछ एडिशनली न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना होगी। और इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज होता है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स पार्ट भी बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो यदि आप अच्छे ढंग से आज कंप्लीट कर लेते हैं वीडियो को, अंत तक आप बने रहते हैं, तो फिर कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। उससे पहले हम देखिए यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार के कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उस चीज को हम यहां पे डिस्कस करना चाहेंगे। देखिए, सपोज करिए हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि आपका यूएस डॉलर और आपका आईएनआर, ये रेट जो है, ये कोटेशन जो है आपका दिया हुआ है। सपोज करिए ये है आपका 80.13, ठीक है, /20। ठीक है, ऐसा कोटेशन दिया हुआ है। अब एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, यही फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग मेनली पढ़ते हैं, है ना, कि किस प्रकार के करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है। और न्यूमेरिकल पार्ट में खास करके हमें यही पढ़ना है कि करेंसी का एक्सचेंज जो किया जाता है, बाय या सेल किया जाता है, इससे रिलेटेड ही आपके न्यूमेरिकल्स रहते हैं मेनली। तो इसके लिए हम लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि किसमें किस पॉइंट का मतलब क्या होता है। देखिए, ये किस प्रकार का कोटेशन है, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए। तो ये आपका है डायरेक्ट कोट। ये क्या है? डायरेक्ट कोट है। क्यों डायरेक्ट कोट है यह बता सकते हैं? क्योंकि डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट है, इससे रिलेटेड वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, जब आपका फॉरेन करेंसी जो होता है और जो डोमेस्टिक करेंसी है, जैसे यूएसडी फॉरेन करेंसी हो गया इंडिया के लिए बात कर रहा हूं, और आईएनआर इंडिया के लिए क्या हो गया? डोमेस्टिक करेंसी, लोकल करेंसी हो गया। तो जब फॉरेन करेंसी का रेट जो होता है ना, वो इन जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके रिस्पेक्ट में, जैसे ये यूनिट में दिया है, जैसे कि 1 यूनिट, 1 USD, 1 आपका फॉरेन करेंसी जो है वो कितने कितने आपके डोमेस्टिक करेंसी के बराबर है, यदि ऐसा दिया हुआ हो तब वो होता है आपका डायरेक्ट कोट। जैसे ये ऊपर वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कि 1 USD इज इक्वल टू 80.13/20। अब स्लैश का क्या मतलब होता है दोनों साइड में, ये हम समझेंगे। अभी यहां आप ये समझिए कि ये होता है आपका डायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन में कैसे समझेंगे? कि जब आपका फॉरेन करेंसी का वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे 1 USD, 2 USD, इस प्रकार, और इसके रिस्पेक्ट में आपका जो है डोमेस्टिक करेंसी का रेट दिया हुआ होता है, तो ये आपका डायरेक्ट कोटेशन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए हमें कितने कितने डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू हमें देना पड़ेगा, उसे ही कहते हैं डायरेक्ट कोटेशन। ये बात समझ आ गई। दूसरी इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगा? जब आपका रुपीज का वैल्यू जब आपका फिक्स हो, जैसे यहां 1 INR यदि हम बात करें, तो 1 INR का जो भी वैल्यू आएगा यहां पे, ठीक है, वो आपका कितना यूएसडी के बराबर हो, जब ऐसा होता है तो ये आपका कहलाता है इनडायरेक्ट कोट। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कोटेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये वीडियो में भी हमने बता रखा है। तो अब इसको निकाल सकते हैं ना कि इतना INR इज इक्वल टू 1 USD, इसलिए 1 INR इज इक्वल टू कितना यूएसडी होगा, ये निकल जाएगा आपसे। तो इस प्रकार जब कोटेशन होगा तो ये आपका इनडायरेक्ट कोटेशन कहा जाता है। ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं कि यहां पे जो दिया हुआ होता है, जैसे यहां पे क्या दिया है आपका कि 80.13 और /20, ये वैल्यू दिया है ना, ऐसा वैल्यू दिया है। तो इसका मतलब क्या है? ये स्लैश का मतलब क्या होता है, इसके बारे में समझिए। ये आपका टू वे कोटेशन कहलाता है। टू वे कोटेशन कहलाता है। टू वे कोटेशन क्यों कहलाता है?
क्योंकि जब आपका बिड रेट और आपका ऑफर रेट या आस्क रेट दिया होता है, इसे बोला जाता है टू वे कोटेशन बोला जाता है। जब आपका बिड रेट और आपका ऑफर रेट दिया हो, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है ये आपका बाइंग रेट कहलाता है, बिड रेट कहलाता है। और ये स्लैश के बाद वाला जो पार्ट रहता है ये आपका बैंक के लिए आस्क रेट होता है, बैंक के लिए आस्क रेट होता है, ये आपका बिड रेट होता है शुरू वाला पार्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां देखिए, यहां क्या है 80.13, 80.13। इसका मतलब जब भी बैंक या ऑथराइज डीलर की बात यहां मैं कर रहा हूं कि जो भी फॉरेन करेंसी को डील करता हो, जो ऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज डीलर है, वही ना परचेज या सेल करेगा। ठीक है, तो यहां पे 80.13 है ये बैंक के लिए बिड रेट। इसका मतलब कि जब वो बाय करेगा तो आपका 80.13 में बाय करेगा, लेकिन वही चीज यदि सेल करेगा तो आपका 80.20 में सेल करेगा। ये स्लैश के बाद होता है, इसका मतलब ये हो गया है कि जितने डिजिट में यहां पे हैं उतना ही डिजिट में समझना है आपको, यहां पे दिया हुआ है इससे पहले। जैसे मैं क्या कह रहा हूं समझिए, यदि आपका दिया हो ऐसे 80.1365 ऐसे दिया हो और ये यहां पे आपका दिया हो 95, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि एक तो आपका बीड रेट इधर वाला तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये बैंक के लिए बीड रेट होता है, तो बीड रेट कितना हो जाएगा 80.1365, ये बीड रेट हो गया। यही यदि हम ऑफर रेट या आस्क रेट की बात करें, जब बैंक सेल करता है फॉरेन करेंसी को, तो सेल करते समय क्या हो जाएगा 80.1395। ये 95 क्यों हो गया? क्योंकि जब स्लैश के बाद आपका जो वैल्यू दिया रहता है, जितने डिजिट का वैल्यू दिया रहता है उसको, उस डिजिट को यहां पे आप रिप्लेस करेंगे। 65 के पास 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट यहां से रिप्लेस होगा, तो 80.1395 आपका जो होगा ये आपका ऑफर रेट हो जाएगा बैंक के लिए। ठीक है, इसका मतलब है कि बैंक जब आपके फॉरेन करेंसी को बाय करेगा तो आपका 80.1365 में बाय करेगा, और जब सेल करेगा तो उस केस में 80.1395 पे सेल करेगा। तो यहां पे जब भी देखिएगा आप कि हमेशा ये जो ऑफर रेट होता है ये हमेशा बीड रेट से ज्यादा होता है। ये बीड रेट हो गया, इससे हमेशा ज्यादा ये ऑफर रेट होता है। इसका मतलब राइट साइड का जो पार्ट होगा ये हमेशा ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बैंक एक बिजनेस करता है, ऑथराइज्ड डीलर जो होते हैं वो बिजनेस करते हैं, इस वजह से अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। और ये प्रॉफिट मार्जिन कब होगा? जब वो बेचेगा कम में, खरीदेगा कम में, बाय करेगा कम में और बेचेगा ज्यादा में। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसका जब हम डिफरेंस निकालें ये दोनों का, तो यही आपका स्प्रेड कहलाता है। स्प्रेड मींस क्या हो गया? बैंक का जो मार्जिन होता है इसे स्प्रेड बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? अभी तक क्या समझा आपने कि किस प्रकार से बीड रेट और आस्क रेट होता है, डायरेक्ट कोटेशन और इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होता है। देखिए, अब अगला कॉन्सेप्ट की बात करें हम लोग, फिर से हम एग्जांपल वैसा ही लेते हैं, कोटेशन वही लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर का जो रेट दिया हुआ है आपका कन्वर्जन का, वो सपोज करिए 80.13 और /95 दिया हुआ है। कि जब आप यूएनआर और यूएसडी और आईएनआर की सेल की रेट करें, बात करें तो 95 होगा, और बाय की बात करें तो 80.13 होगा, और सेल की बात करें तो 80.95 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखिए, आप एक बैंक के पास जाते हैं, आपको जरूरत है यूएस डॉलर की। ठीक है, यूएस डॉलर की जरूरत है, तो आप क्या करते हैं? बैंक के पास जाते हैं, है ना। आपके पास क्या है? आपके पास आईएनआर है ना, इंडियन रुपीज है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए यूएस डॉलर। आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको यूएस डॉलर दे देता है, आप जो है सो बैंक को क्या करते हैं? इंडियन रुपीज दे देते हैं। इस तरह से तो हो गया। लेकिन रेट यहां कौन लगाएगा? रेट कौन सा लगेगा? बाइंग का रेट लगेगा या सेलिंग का रेट लगेगा? आपका ये बाइंग वाला रेट लगेगा या आपका 80.95 ये सेलिंग का रेट लगेगा? ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए क्या होता है। यहां पे आईएनआर आपने दे दिया, तो आपने क्या किया? शॉर्ट में मैं बताऊंगा, ये मैं आपका कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हूं कि किस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं इसमें, है ना। इस वजह से आप उलझ के रह जाते हैं, न्यूमेरिकल से आप बना नहीं पाते हैं। लेकिन ये कंप्लीट करने के बाद इसी वीडियो में यही आपको बताने वाला हूं कि ये सारे कंफ्यूजन को न रख करके एक शॉर्ट ट्रिक को पकड़ना है, जिससे कि आप न्यूमेरिकल आसानी से बना पाए और चीजों को समझ पाए एक्चुअली में क्या होता है। तो समझिए, यहां इंडियन रुपीज आपने दे दिया किसको? बैंक को। तो इंडियन रुपीज को आपने क्या किया? आपने जो है सो आपने इंडियन रुपीज को आपने क्या किया? ठीक है, इंडियन रुपीज को आपने सेल किया, है ना।
इंडियन रुपीज को आपने सेल किया बैंक को, और ये जो आपका है फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी को आपने बाय किया। आपने क्या किया? फॉरेन करेंसी जो यूएसडी है वो बाय किया। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको दे दिया, इसका मतलब आपने बाय किया ना, आपको दिया मतलब आपने खरीद लिया उस चीज को। और इंडियन रुपीज जो है आईएनआर है वो आपने बैंक को दे दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? आपने सेल कर दिया इंडियन रुपीज को सेल कर दिया आपने। एक कॉन्सेप्ट तो इधर से देख लिया आपने। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है। बैंक ने आपका क्या किया? ये आईएनआर है वो बैंक ने क्या किया? आपका बाय किया। बैंक ने आईएनआर को बाय किया, ठीक है। और वही यूएसडी को क्या किया? बैंक ने सेल किया, जो डॉलर है उसको सेल किया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? बैंक ने क्या किया? इसे सेल किया और आपका जो आईएनआर है उसे बाय कर लिया। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। लेकिन यहां ये बताइए, बाय सेल बहुत यहां आ रहा है। इंडियन करेंसी की बात करें तो इसकी भी बाय और सेल हो रही है, यूएसडी की बात करें तो इसके भी बाय सेल हो रहे हैं। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां भी बाय और सेल हो रहा है। आपके आपके यदि आपके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां भी बाय और सेल हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये सारी चीजों को नहीं रखना है, ठीक है। कंफ्यूज आप होते होंगे और आपका सोचने का जो तरीका है वो हर तरफ से होता होगा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारी चीजों को आपको याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? तो क्या करना है आपको? करना है सिर्फ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है। अब फिर से यहां ये कंफ्यूजन है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सोचेंगे, लेकिन बैंक बाय भी कर रहा है और बैंक सेल भी कर रहा है, तो यहां पे फिर तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे नहीं समझ रहे हैं, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैंक भी यहां बाय कर रहा है और बैंक सेल भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है एक साथ में। तो अब यहां जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो ये आता है कि ये जो आपका फर्स्ट में कोटेशन दिया हुआ है यूएसडी, इसका क्या हो रहा है, बस इसे ध्यान में रखना है कि जो कोटेशन है डायरेक्ट कोटेशन है ना। ये डायरेक्ट, अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्ट कोटेशन के लिए भी आपके लिए लागू हो जाएगा और इनडायरेक्ट के लिए भी लागू होगा। सबसे मजेदार चीज है कि डायरेक्ट के लिए भी आप यही कॉन्सेप्ट अभी लगाएंगे जो मैं बता रहा हूं, और इनडायरेक्ट कोटेशन भी दिया हो, जैसे आईएनआर आपका इधर दिया हो, है ना, INR/USD का रेट आपका दिया हो जो इनडायरेक्ट कोटेशन होता है, तो उस केस में भी आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सो समझिए। आपको समझना है कि यहां जो फर्स्ट वाला जो करेंसी दिया है जिसे बेस करेंसी बोला जाता है, कौन सा करेंसी बोला जाता है? बेस करेंसी। और ये जो सेकंड में ये जो दिया रहता है ये कोट करेंसी होता है, ये आपका कोट करेंसी बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूं वीडियो में। तो आपको देखना है कि बेस करेंसी का क्या हो रहा है, बैंक उस चीज को क्या कर रहा है। तो समझिए यहां यदि बात करें तो बैंक जो है वो बेस करेंसी क्या है? यूएसडी है ना, डॉलर है, यूएस डॉलर है। तो बैंक उसको सेल कर रहा है, बस काम खत्म हो गया आपका। यही देखना है कि बैंक जो बेस करेंसी है फर्स्ट में जो लिखा हुआ है उसको क्या कर रहा है। तो यहां पे बैंक क्या कर रहा है? यूएस डॉलर को सेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब रुपीज को लिया वो तो उसके बदले क्या है? यूएस डॉलर को दे रहा है, मतलब सेल कर रहा है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जितना कंफ्यूज होंगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपका। ध्यान रखना, यही बार बार बता रहा हूं कि सिर्फ फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा उसके बारे में पकड़ना है कि वो हो क्या रहा है, बैंक उस चीज को क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं उसे मतलब नहीं है, बैंक उस चीज को क्या कर रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बाय का रेट लगाना है कि सेल का रेट लगाना है। अब बाय का रेट लगेगा कि सेल का रेट लगेगा, ये तो आपको पता है कि फर्स्ट में जो लिखा रहता है वो आपका बीड रेट होता है, बाइंग का रेट होता है, और सेकेंड वाला जो पार्ट होता है स्लैश का वो आपका सेल रेट होता है, ऑफर रेट जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। और यहां पे देखिए यही चीज को यहां पे मैंने बताया है कि बोथ द परचेज और बाय करना है, परचेज करना एक ही बात है, एंड सेल ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। एंड सेलिंग और बाइंग ऑफ करेंसी मींस, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहां पे जो बाय और सेल किया जाएगा करेंसी का किया जाएगा, लेकिन कौन सा करेंसी? बेस करेंसी के बारे में समझना है कि बेस करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बाय हो रहा है कि सेल हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज और,
ऑलवेज बैंक यूज द एक्सचेंज रेट एज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय लो एंड सेल हाई। बैंक जब भी यूज करता है कॉन्सेप्ट को तो हमेशा लो पे खरीदेगा आपका और हाई पे बेचेगा आपको, है ना। आपसे लो पे खरीदेगा और हाई पे बेचेगा। जैसे अभी बताया ना कि आपका 80.13/95 है, तो ये बीड रेट है, खरीदने का रेट है, ये हमेशा कम रहेगा और ये जो रेट है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। तो बाय लो एंड सेल हाई का कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है। चलिए आगे बढ़िए। अब क्या कह रहा है कि परचेज और बाय का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी टू होम करेंसी। ये तो सिंपल सी बात है कि बाय करना और सेल करना यहां पे जो होता है फॉरेन करेंसी में, एक्सचेंज रेट में, वो फॉरेन करेंसी का ही कन्वर्जन होता है। ठीक है, होम करेंसी से फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी से होम करेंसी। तो बाय करने का मतलब फॉरेन करेंसी से होम करेंसी में जाना, और सेल करने का मतलब आपका होम करेंसी से फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि परचेज ट्रांजैक्शंस कम फ्रॉम इनवर्ड रेमिटेंस। अब देखिए यहां पे एक इनवर्ड रेमिटेंस का वर्ड आया। एंड सेल ट्रांजैक्शंस कम फ्रॉम आपका आउटवर्ड रेमिटेंस। इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है? जब आपके देश में, आपके कंट्री में करेंसी आते हैं, फॉरेन करेंसी आते हैं, तो वो होता है आपका इनवर्ड रेमिटेंस। और जब फॉरेन करेंसी आपके देश में आ रहा है, इसका मतलब आप क्या करेंगे? बाय करेंगे। मतलब कोई पर्सन है, फॉरेन गया, वहां से करेंसी लेकर के आया, कोई एक्सपोर्टर है, उसे करेंसी मिल रहा है, इंडिया में करेंसी आ रहा है, फॉरेन करेंसी, क्या किया जाएगा? बाय किया जाएगा ना, क्योंकि करेंसी का आना मतलब फॉरेन करेंसी को बैंक क्या करेगा? लेगा। तो लेगा मतलब बाय करेगा। तो वो क्या होता है? इनवर्ड रेमिटेंस जितना भी होता है वो परचेज किए जाते हैं, बाय किए जाते हैं। और वही उल्टा सेल ट्रांजैक्शंस कब होता है? जब आउटवर्ड रेमिटेंस होता है, जब कोई फॉरेन करेंसी लेकर के बाहर जा रहा है, इसका मतलब बैंक क्या करेगा? उसे सेल करेगा, फॉरेन करेंसी उसको देगा। बात समझ आ गई? आगे समझिए। इनवर्ड रेमिटेंस आर आल्सो नोन एज इनफ्लो इनटू द कंट्री। इनवर्ड रेमिटेंस मतलब हो गया इनफ्लो इनटू द कंट्री, और आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब होता है आउटफ्लो फ्रॉम द कंट्री। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा, जैसे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है ना, बिजनेस में कैश का इनफ्लो होना मतलब कैश जो है सो बिजनेस में आना, और आउटफ्लो मतलब बिजनेस से कैश चला जाना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब आपके कंट्री में पैसा आ रहा है, पैसा मतलब फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो वो इनफ्लो होगा, और जब बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो ऑफ द करेंसी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस आर परचेज transactions of for the bank and outward remittance are sale transactions for the bank। तो इनवर्ड जितने होंगे मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, देश में पैसा आ रहा है मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक मतलब कोई भी ऑथराइज डीलर के पास वो करेंसी आ रहा है, तो वो क्या करेगा? परचेज करेगा। और बैंक से बाहर जा रहा आउटवर्ड रेमिटेंस है, उस चीज को वो सेल करेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? चलिए अब हम देखते हैं जो इनवर्ड रेमिटेंस है उसमें क्या क्या चीजें और आती हैं, क्या क्या इसमें ध्यान रखने वाली बात है, समझिए। तो ये तो समझ में आ गया कि इनवर्ड रेमिटेंस मतलब परचेज ट्रांजैक्शंस होता है। बैंक रिसीव्स इनवर्ड रेमिटेंस इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में ही आते हैं। अब मान लीजिए दूसरे कंट्री से यदि इंडियन रुपी आ रहा है तो वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी तो हुआ नहीं, तो इनवर्ड रेमिटेंस उसे नहीं बोला जाएगा। जो फॉरेन करेंसी आ रहा है, तो फॉरेन करेंसी आता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर आइदर थ्रू द नोस्ट्रो चैनल और इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट, फॉरेन करेंसी ट्रेवलर चेक, ये सारे देखिए समझिए। जो इनवर्ड रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस मतलब करेंसी देश में आना, फॉरेन करेंसी देश में आना, तो वो कैसे कैसे आ सकता है? एक आपका नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू आ सकता है, नोस्ट्रो चैनल। अब ये नोस्ट्रो चैनल क्या है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट में यदि पैसा जमा होता है फॉरेन करेंसी तो भी आपका इनवर्ड रेमिटेंस माना जाएगा। दूसरी बात है कि यदि फॉरेन करेंसी नोट ही लेकर के आया है कोई, या तो फॉरेन करेंसी ट्रेवलर चेक लेकर के आया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? इनवर्ड रेमिटेंस का ही पार्ट बनता है। ठीक, द इनवर्ड रेमिटेंस received gets converted at the instructions of the customer into rupees and credited to customers account at the applicable purchase rate। तो जो भी इनवर्ड रेमिटेंस आया वो किसी कस्टमर्स के, आपके हैं, बैंक के कस्टमर के हैं, तो उसके अकाउंट में क्या करेगा? रुपया मतलब इंडियन रुपीज को कन्वर्ट कर, मतलब जो फॉरेन करेंसी आया उसको कन्वर्ट करके और उसके जो अकाउंट है उसमें इंडियन रुपीज क्रेडिट कर देगा। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे केस में बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। समझ आ गया। आगे देखिए, वेयर द फॉरेन एक्सचेंज इज रिसीव्ड एट टू द क्रेडिट ऑफ बैंक्स नोस्ट्रो, यदि बैंक के नोस्ट्रो अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाता है, द बैंक अप्लाई द एप्लीकेबल टीटी बाइंग रेट। कौन सा रेट लगाएगा वो, टीटी बाइंग रेट। अब ये टीटी बाइंग रेट क्या होता है, टीटी सेलिंग रेट क्या होता है, बिल बाइंग, बिल सेलिंग आगे हम पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि जब नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आ जाता है तो उसमें हम जो बाय करेंगे चीजों करेंसी को, वो टीटी बाइंग रेट लगाएंगे। एट विच द फॉरेन करेंसीज, है ना, फॉरेन करेंसी पे से, जैसे यूएसडी की बात करें, यूएसडी यदि आता है, इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीज, और कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे इंडियन रुपीज में। ठीक है। वेयर एज, मान लीजिए नोस्ट्रो अकाउंट में नहीं आया पैसा, नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ बैंक का, तो फिर कैसे आ सकता है, वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट, डायरेक्ट करेंसी नोट आया है या ट्रेवलर चेक्स आए हुए हैं, है ना, एंड द कस्टमर टेंडर सच करेंसी नोट और इन कैशेस द ट्रेवलर चेक। वो क्या करता है कि आपको चेक दे देगा या तो जो करेंसी नोट आया है उसे दे देगा, और उसके बदले में आप जो है सो उसे इंडियन करेंसी दे देंगे, है ना। तो उसके लिए कौन सा रेट आप अप्लाई करेंगे, तो करेंसी बाइंग रेट या तो टीसी बाइंग रेट आप अप्लाई करेंगे, एज द केस में बी, है ना, कन्वर्ट्स इनटू INR एंड क्रेडिट द रुपीज इक्विवेलेंट टू द कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो यहां दो रूप में आ सकता है, या तो नोस्ट्रो अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो गया है पैसा, है ना, फॉरेन करेंसी, और या तो वो चेक या आपका ट्रेवलर चेक, है ना, या करेंसी नोट, करेंसी, ये सारे लेकर के फिजिकल फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं, फिर भी आप उस चीज को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लगाएंगे आप करेंसी बाइंग रेट। ये सारी चीजों को याद नहीं रखना है, हालांकि ये करेंसी बाइंग रेट आप सिर्फ याद रखिए कि वहां बाइंग रेट लगेगा, बाकी चीजें धीरे धीरे क्लियर आपकी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या है कि आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है, आउटवर्ड रेमिटेंस आप समझ रहे हैं कि देश से बाहर पैसा जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सेल करेंगे, आप करेंसी को आप सेल करेंगे, फॉरेन करेंसी को। ये सेम चीज है जो अभी यहां लास्ट के स्लाइड में हमने पढ़ा इनवर्ड का, यहां पे आउटवर्ड का कॉन्सेप्ट वैसा ही है। Bank receives request from the customer to make an outward remittance in foreign currency on behalf of the customers to the overseas beneficiary supplier in case of the import। यहां क्या होता है कि बैंक को रिक्वेस्ट किया जाता है कस्टमर के द्वारा कि हमें बाहर पैसा भेजना है, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, फॉरेन करेंसी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप सेलिंग रेट लगाएंगे, आइदर थ्रू द नोस्ट्रो अकाउंट में डायरेक्ट जो है सो यहां से डाला जा सकता है पैसा, है ना, चैनल, और टू द कस्टमर देमसेल्फ गोइंग अब्रोड ऑन ट्रेवल, या खुद से वो जाएगा बाहर, या तो नोस्ट्रो अकाउंट, जो बाहर के नोस्ट्रो अकाउंट, दूसरे कंट्री के नोस्ट्रो अकाउंट के बैंक का अकाउंट यहां पे है, उसमें या तो पैसा डायरेक्ट क्रेडिट करके जाएगा, दो रूप में जा सकता है। इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, या तो डायरेक्ट यदि मान लीजिए लेकर के जाता है, कैसे ले जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट लेके जा सकता है, फॉरेन करेंसी ट्रेवलर चेक लेकर के जा सकता है, फॉरेन करेंसी ट्रेवलर कार्ड लेकर के जा सकता है। इस रूप में वो फॉरेन करेंसी को बाहर ले जा सकता है, जो आउटवर्ड रेमिटेंस होगा, और उस केस में भी बैंक क्या करेगा, उसे सेल करेगा। The outward remittance are effected to the debit of the rupees account maintained by the customer with the bank, where the bank converts the rupees home currency into the foreign currency at the applicable selling rate, है ना। तो क्या करेगा उसके लिए, आप मान लीजिए आपको जरूरत है बाहर जाना है, तो आप बैंक को क्या गए, अपने अकाउंट जो आपके पैसे पड़े हुए हैं उस चीज को बैंक हो सकता है डेबिट करेगा, या तो आप डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। बैंक वहां पे सेलिंग रेट लगाएगा, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसी दिया जा रहा है, तो वहां बैंक सेलिंग रेट लगाएगा उस चीज के लिए, है ना। आप सेलिंग रेट में कौन सा, टीटी सेलिंग की बिल सेलिंग, किस प्रकार के सेलिंग लगेंगे, ये हम आगे बात करने वाले हैं। In other words, bank is effecting a sale of foreign exchange to the customers by applying TT selling rate। अब TT selling rate इस केस में लगाएगा ना। अब TT selling rate ही क्यों लगाएगा, बिल selling rate क्यों नहीं लगाएगा, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि यहां सेलिंग रेट लगेगा, सेल किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। आगे देखिए, वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज सोल्ड टू द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट, यदि करेंसी नोट दिया जाता है डायरेक्ट, है ना, आपको करेंसी नोट ही मिल गया, नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया जो फॉरेन बैंक है उसका, तो आपको करेंसी नोट दे दिया गया, या तो ट्रेवलर चेक दे दिया गया, ट्रेवलर कार्ड दे दिया गया, है ना, ट्रेवल कार्ड दे दिया गया। तो
बैंक अप्लाई द करेंसी नोट सेलिंग रेट, उस केस में बैंक कौन सा रेट को लगाएगा? सेलिंग रेट तो लगाएगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन करेंसी नोट सेलिंग रेट लगाएगा। हालांकि ये सारे रेट आपके दिए नहीं रहेंगे, यदि न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वहां डायरेक्ट आपका सेलिंग रेट रहेगा, बाइंग रेट रहेगा, ये सारी चीजें वहां कॉन्सेप्ट काम देता है। ये ज्यादा याद रखने जरूरी नहीं है कि करेंसी नोट सेलिंग रेट लगाएगा, ऐसा आपको याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि वहां सेलिंग रेट लगाया जाएगा, ठीक है। और ट्रेवलर चेक सेलिंग रेट ना, तो ये सारी चीजों को याद आपको नहीं रखना है कि किस प्रकार से रेट लगेगा, बस ये याद रखिए कि सेलिंग लगेगा या बाइंग रेट लगेगा, बाकी आगे चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए अब फ्रेंड्स, नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट क्या होता है, बहुत अच्छे ढंग से यहां पे आपको समझाया जा रहा है। देखिए नोस्ट्रो अकाउंट, वोस्ट्रो अकाउंट और लोरो अकाउंट, ये देखने का भी अलग अलग नजरिया हो सकता है। मैं कहने का मतलब हो गया कि जो नोस्ट्रो अकाउंट हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, वो हो सकता है वो, और वही चीज हम जब देखें कि बाहर फॉरेन के बैंक के तरफ से समझें तो उल्टा हो जाता है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट में देखना भी जरूरी होता है न्यूमेरिकल्स में, कि हमें जो दिया जा रहा है नोस्ट्रो या वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में जो बोला जा रहा है, वो इंडियन बैंक के पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है या फॉरेन बैंक के पर्सपेक्टिव में बोला जा रहा है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। देखिए अभी कैसे आपको क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। नोस्ट्रो अकाउंट सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि नोस्ट्रो वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट जो होता है वो किसी पर्सन का अकाउंट नहीं होता है, ये बैंक का अकाउंट होता है। बैंक जो है अकाउंट ओपन करके रखते हैं, कहां रखते हैं, किस लिए, वो समझिए। यदि नोस्ट्रो अकाउंट की बात करें तो नोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय डोमेस्टिक बैंक, एक डोमेस्टिक बैंक, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो बैंक है वो विद फॉरेन बैंक के साथ अपना मेंटेन करते हैं अकाउंट को। मतलब इंडिया के बैंक की बात करें तो इंडिया का जो बैंक है वो फॉरेन में किसी बैंक के साथ यदि अकाउंट मेंटेन कर रहा है अपना, तो वो अकाउंट जो कहलाएगा वो भी फॉरेन करेंसी में, वो क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, तो उसे ही हम नोस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। इंडिया के बैंक का, किसका नोस्ट्रो अकाउंट? इंडिया के बैंक का नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा वो। जैसे एग्जांपल के लिए एसबीआई ने अकाउंट मेंटेन किया है, नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है इन द बुक ऑफ एसबीआई अकाउंट, सपोज, ठीक है। जैसे एग्जांपल में बोल रहे हैं कि यदि इंडिया में एसबीआई ने अकाउंट मेंटेन किया है अमेरिकन बैंक के साथ, कोई अमेरिकन बैंक के साथ कोई अकाउंट खोला हुआ है ना, ओपन किया है, तो वो जो होगा वो उस करेंसी में, जिस देश में किया जाएगा उस करेंसी में ओपन किया जाएगा। जैसे अमेरिका की बात करें तो यूएस डॉलर में ओपन किया जाएगा। तो यहां क्या है कि डोमेस्टिक बैंक ने और एक फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन किया है फॉरेन करेंसी में, तो एसबीआई के लिए नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा जो अमेरिकन बैंक के साथ खोला गया है। बात समझ में आ गई? अमेरिकन बैंक का नहीं होगा, एसबीआई का हो जाएगा, जो अमेरिकन बैंक के साथ खोला हुआ अकाउंट वो नोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा, जो फॉरेन करेंसी में खोला गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपका आता है कॉन्सेप्ट कि आवर अकाउंट विद यू, मतलब जो देश का अकाउंट है, यदि इंडिया की बात करें तो यहां का अकाउंट क्या है? विद यू, मतलब अमेरिकन बैंक के साथ है, आवर अकाउंट विद यू, ठीक है। अब यही उल्टा हो जाएगा। पहले वोस्ट्रो समझिए, फिर देखिए इसका उल्टा का केस कैसे बनता है। वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? उल्टा, एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय अ फॉरेन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक इन डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड वोस्ट्रो अकाउंट, है ना। यदि इसका उल्टा कि अमेरिकन बैंक, कोई अमेरिकन बैंक है वो आपका यहां पे एसबीआई के पास, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, किसी के साथ यदि अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो आपका कहलाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। लेकिन किसके लिए कहलाएगा? ये एसबीआई के लिए वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा। जिस डोमेस्टिक बैंक के साथ खोला गया है वो एसबीआई उसको वोस्ट्रो अकाउंट बोलेगा, ठीक है। लेकिन यही चीज उल्टा देखिए कि ये जो आपका अमेरिकन बैंक है उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट होगा, उसके लिए नोस्ट्रो अकाउंट। क्यों? क्योंकि जब भी एक डोमेस्टिक बैंक किसी फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन करता है फॉरेन करेंसी में, तो वो कहलाता है नोस्ट्रो अकाउंट। तो यहां पे यदि अमेरिकन बैंक की बात करें तो ये जब यहां एसबीआई के साथ मेंटेन करेगा बैंक अकाउंट, तो ये डोमेस्टिक बैंक हो गया और ये हो गया फॉरेन बैंक हो जाएगा उसके लिए। तो इस प्रकार से ये नोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। लेकिन एसबीआई के केस में यदि हम बात करेंगे तो ये वोस्ट्रो अकाउंट हुआ। ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं आप? समझिए, जब आपका फॉरेन बैंक कोई
फॉरेन बैंक कोई डोमेस्टिक बैंक के साथ अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो वो हो जाएगा आपका वोस्ट्रो अकाउंट उस डोमेस्टिक बैंक के लिए, एसबीआई के लिए वोस्ट्रो अकाउंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तो नोस्ट्रो अकाउंट ही रहेगा, जिस तरह से ऊपर में समझा था ये वाला केस, है ना। तो इस प्रकार से योर अकाउंट विद अस होता है। योर मतलब हम अपने देश से हम बोल रहे हैं कि योर अकाउंट मतलब अमेरिका का जो अकाउंट है वो हमारे पास है, तो ये हो गया हमारे लिए वोस्ट्रो अकाउंट। बात समझ में आ गई। आगे समझिए लोरो अकाउंट क्या कहते हैं। लोरो अकाउंट भी एक नोस्ट्रो अकाउंट ही के जैसा होता है, नोस्ट्रो अकाउंट ही होता है, लेकिन यहां जो डोमेस्टिक बैंक है ना उसका कोई अकाउंट मेंटेन ही नहीं है उसके पास। किसके पास? फॉरेन बैंक के पास। जैसे यहां सपोज करिए कि पीएनबी ने नोस्ट्रो अकाउंट का यूज करता है जो एसबीआई के द्वारा खोला गया है ना। तो वैसे केस में पीएनबी नोस्ट्रो अकाउंट को यूज करता है जो एसबीआई का नोस्ट्रो अकाउंट है, तो पीएनबी के लिए वो नोरो अकाउंट हो जाएगा। तो अमेरिका में जो अमेरिकन बैंक के साथ एसबीआई ने नोस्ट्रो अकाउंट मेंटेन किया था, उस अकाउंट को जब पीएनबी यूज करेगा अपने पर्पस के लिए, जो नोस्ट्रो अकाउंट का पर्पस क्या होता है कि उसमें फॉरेन करेंसी जो है सो फॉरेन करेंसी में, चूंकि फॉरेन करेंसी में होता है इसलिए फॉरेन करेंसी का जब एक्सचेंज किया जाता है तो नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू किया जाता है। तो नोस्ट्रो अकाउंट का जब जरूरत पीएनबी को पड़ेगा और पीएनबी का खुद का नोस्ट्रो अकाउंट नहीं है तो एसबीआई का या किसी दूसरे बैंक का जो डोमेस्टिक बैंक है उसका यूज करेगा अकाउंट को, तो वैसे केस में वो लोरो अकाउंट कहलाएगा। इसलिए देयर अकाउंट विद देम का कॉन्सेप्ट आता है। देयर मतलब एसबीआई का अकाउंट है, विद देम मतलब किसके पास? अमेरिकन बैंक के पास, मतलब खुद का नहीं है, देयर अकाउंट विद देम। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नोस्ट्रो, वोस्ट्रो और लोरो अकाउंट का। चलिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं आप इस टॉपिक से कि टीटी बाइंग, बिल बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल सेलिंग रेट क्या होता है, और भी यहां बहुत कुछ हम समझने वाले हैं। तो यहां पे देखिए एक कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए। जिस तरह से आपने जो बाय करना है या सेल करना है फॉरेन करेंसी का, बेस करेंसी का, वो चीज आपने समझ लिया अच्छे से। तो यहां भी एक ट्रिक मैं दे रहा हूं, उसको समझिए। टीटी बाइंग और आपका बिल बाइंग या टीटी सेलिंग या बिल सेलिंग, है ना। देखिए क्या आएगा, टीटी बाइंग आएगा या तो आपका टीटी सेलिंग आएगा, है ना। बिल बाइंग होगा या बिल सेलिंग होगा। तो यहां पे टी वर्ड से आप क्या समझेंगे? तुरंत। तुरंत क्या है? टी मतलब तुरंत और बी मतलब बाद में। बी मतलब बाद में, ठीक है। तो जब टी मतलब जहां भी टीटी बाइंग या टीटी सेलिंग है, इसका मतलब है कि तुरंत, मतलब इमीडिएटली वहां पे ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होगा। यहां पे जो बी है, बिल बाइंग या बिल सेलिंग, इसमें समय लगेगा, मतलब बाद में यहां पे ट्रांजैक्शंस आपके ये होंगे, है ना, फाइनलाइज होंगे। तो ये दो वर्ड आपने समझ लिया, मतलब समझिए कि ये समझ लिया। अब ये समझना बहुत ज्यादा हार्ड तो है नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। टी मतलब तुरंत, बी मतलब बाद में, समझ आ गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस यहां पे रहते हैं और कॉन्सेप्ट इसका एक्चुअली में क्या होता है वो समझिए। टीटी बाइंग रेट, अब देखिए बाइंग का मतलब तो समझ में आ रहा है खरीदना, ये बाइंग रेट तो समझ में आ रहा है। अब टीटी मतलब तुरंत, तुरंत जो है सो बाइंग की बात यहां पे हो रहा है, इमीडिएट बाइंग की बात। लेकिन यहां बाय और सेल किसका? करेंसी का, है ना। वो भी किस करेंसी का? बेस करेंसी का, है ना। बेस करेंसी जैसे मैंने क्या बोला था, यूएसडी और आईएनआर है। तो मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट में रहेगा उसे आप समझिए बेस करेंसी है और ये आपका कोट करेंसी कहलाता है। तो बेस करेंसी का यहां पे जो है टीटी बाइंग की बात करेंगे तो बाय किया जाएगा तुरंत, टीटी मतलब तुरंत और बाय मतलब तुरंत बाय किया जाएगा किसका? बेस करेंसी का। Where the foreign currency is received in bank's nostro account before payment of domestic currency to the customer, TT buying rate is applied। क्या बोला गया कि जब नोस्ट्रो अकाउंट में, है ना, नोस्ट्रो अकाउंट तो आप समझ लिए हैं, क्या समझे हैं कि जब यहां के बैंक का अकाउंट, किसी का एसबीआई का अकाउंट जब अमेरिकन बैंक के साथ है तो वो नोस्ट्रो अकाउंट है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि नोस्ट्रो अकाउंट में जब आपका कैश, आपका फॉरेन करेंसी रिसीव हो चुका है, क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है पहले ही, डोमेस्टिक करेंसी को देने से पहले ही कस्टमर को, तो वैसे केस में टीटी बाइंग रेट लगाएंगे। इसका मतलब है क्या? तुरंत आपका कैश आ चुका है ना, जो आपका फॉरेन करेंसी है वो आ चुका है, लेकिन आप अभी पेमेंट आपने नहीं दिया है कस्टमर को अपना,
इंडियन रुपीज में आपने कन्वर्ट करके नहीं दिया है उसको, तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत वो काम करना है, आपके पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है फॉरेन करेंसी, है ना, नोस्ट्रो अकाउंट में आ चुका है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कैश ही लेकर के आ जाए, करेंसी नोट, जो फॉरेन करेंसी नोट होते हैं या कॉइन्स हैं वही लेकर के आ जाए, इसका मतलब डिले है ही नहीं, आपके पास जस्ट वो पहुंच चुका है, तो इस केस में हम लोग टीटी बाइंग का रेट लगाएंगे। ये मैं समझाने का अलग अलग तरीका बता रहा हूं तो आपको याद हो जाए चीजें, तो कोई भी चीज यहां समझ में आएगा। देखिए अभी मैं ये समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, अब यहां क्वेश्चन रहेगा कि कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल के केस में कौन सा रेट आप लगाएंगे, टीटी बाइंग, टीटी सेलिंग, बिल बाइंग, बिल सेलिंग। तो यहां सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि बाइंग रेट लगेगा कि सेलिंग रेट लगेगा। तो एक्सपोर्ट का जो बिल होता है, एक्सपोर्ट का बिल, एक्सपोर्ट मतलब आपके एक्सपोर्टर, और इंपोर्ट वर्ड जब आएगा मतलब आपके इंपोर्टर, आपके मतलब आपके कंट्री के एक्सपोर्टर और कंट्री के इंपोर्टर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट बिल, अब बिल क्या होता है, बिल में भी थोड़ा सा समझिए, बिल को भी मैं समझा देता हूं, बिल, चेक, डीडी वगैरह क्या है। देखिए बिल मतलब हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बीओई, बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, चेक आप समझ ही रहे हैं, डीडी आप समझ ही रहे हैं। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये आपका दो प्रकार के होते हैं। एक बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, ये होता है आपका यूजांस बिल होता है, यूजांस बिल, ठीक है। और दूसरा होता है साइट बिल होता है, क्या होता है, साइट बिल होता है, ठीक है। तो यूजांस बिल जो होता है इसमें समय निर्धारित रहता है कि कितने दिनों के बाद उसका पेमेंट होना है बिल ऑफ एक्सचेंज का। और साइट बिल को आप डिमांड बिल भी कहते हैं, कि इसमें जैसे ही देखा बिल ऑफ एक्सचेंज को वैसे पेमेंट कर देना, मतलब कोई उसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं रहता है, ठीक है, कोई टाइम पीरियड इसमें मेंशन नहीं रहता है, और इसमें टाइम पीरियड मेंशन रहता है कि कितने दिनों के बाद पेमेंट करना है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज दो प्रकार के हो गए आपके, एक यूजांस हो गए, एक साइट हो गए। यूजांस में क्या होता है, बाद में पेमेंट करना है, बाद कहने का मतलब जब समय है, उसका ड्यू डेट आएगा तब करना है। और साइट का मतलब होता है कि तुरंत ही कर देना है, जैसे उसे आप देखें लेकर के जाएगा बैंक के पास, उसका पेमेंट वो किया जा सकता है। और लेके बैंक के पास मतलब एक्सपोर्टर जो है उसको यदि साइट बिल वो इशू किया है तो उसका पेमेंट कभी भी इंपोर्टर को मांगा जा सकता है। बात समझ में आ गया। चेक और डीडी, चेक और डीडी क्या होता है, चेक यदि मान लीजिए कि आपका काटा गया है या डीडी बनाया गया है तो ये क्या है, तुरंत ही वो चीज तो हो चुका है, ऑलरेडी ये हो चुका है ना, चेक कट चुका है, डीडी बन चुका है, उसके बाद ही आप बैंक के पास जाएंगे। बात समझ में आ रही। आप समझिए यहां पे कि टीटी बाइंग यहां पे क्यों लगा, टीटी बाइंग रेट। कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया कि आपके जो एक्सपोर्टर हैं उसको पैसा मिलना है, तो मिलना है मतलब क्या है, डॉलर, सॉरी मतलब फॉरेन करेंसी मिलेगा, चाहे डॉलर मिलेगा, यूरो मिलेगा, येन मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो ये जो एक्सपोर्टर हैं इसे क्या रिसीव होगा मनी, इसका मतलब बैंक के पास वो जाएगा, बैंक से ही लेगा, वो रिसीव करेगा। तो बैंक क्या करेगा उस चीज को, बैंक क्या करेगा उस चीज को बाय करेगा, जो फॉरेन करेंसी है वो, ठीक है, बैंक बाय करेगा। इतना तो कंफर्म हो गया कि यहां पे जो लगने वाला है वो बाइंग रेट लगेगा। लेकिन अब ये डिसाइड करें हम लोग कि टीटी बाइंग ही क्यों लगेगा। कलेक्शन का जब भी मामला आता है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो ड्यू हो चुका है बिल, और ये आपके पास बैंक के पास आया है उस चीज को इन कैश मतलब ये लेने के लिए, उसका ड्यू डेट कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन का वर्ड तभी आएगा जब ड्यू डेट उसका हो चुका है। तो इसी वजह से जब ड्यू डेट हो चुका है इसका मतलब है कि अब तुरंत वो चीज को करना है ना, फाइनली वो चीज हो चुका है, तो यहां पे टीटी बाइंग का रेट लगाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ डीडी। डीडी देखिए और ये फॉरेन करेंसी में है, ये क्या है फॉरेन करेंसी में, ये डीडी जो होगा ये फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है कि पेमेंट करना है, मतलब डीडी ऑलरेडी बना करके लाया है कस्टमर ने, बना हुआ है डीडी उसका, अब उसको पेमेंट करना है, इसका मतलब बैंक के पास वो क्या है, लेट नहीं करना है, तुरंत पेमेंट कर देना है, तो इसलिए टीटी बाइंग रेट लगेगा। फॉरेन करेंसी में है ये, तो फॉरेन करेंसी को बाय करना है और उसे इंडियन रुपीज दे देना है, तो इसलिए यहाँ पे टीटी बाइंग लगेगा। कलेक्शन ऑफ डीडी उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिल का कलेक्शन है डीडी का कलेक्शन भी हो जाएगा, है ना, कलेक्शन वर्ड वही हो गया कि तुरंत उसका क्या करना है, वो ड्यू डेट हो चुका है उसको पेमेंट करना है, तो डीडी का कलेक्शन, है ना। तो ये क्या है, ये भी आपका बिल बाइंग लगेगा, है ना, समझ में आ गया। इनवर्ड रेमिटेंस, अब पैसा इंडिया में आया है तो पैसा तो आ चुका है ना, नोस्ट्रो अकाउंट के थ्रू आया है या तो करेंसी या नोट लेकर के आया है, तो यहां भी क्या होगा, जब आपका फॉरेन करेंसी आ रहा है इसका मतलब बैंक के पास आएगा, बैंक क्या करेगा, बाय करेगा। लेकिन यहां पे टीटी बाइंग क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है सो वो चीज या तो नोस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो गया है बैंक का, या तो वो करेंसी या नोट के रूप में लेके आया है, ठीक है।
देखिए ऐसे मैं बता रहा हूं ताकि आपको भूलना ही नहीं पड़ेगा, ये चीज आप भूल ही नहीं सकते हैं। अब कलेक्शन सॉरी कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड सेल, ये ध्यान से समझिए क्या मतलब हुआ। देखिए यहां कैंसिलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब एक बार बनाया गया था, है ना, एक बार उसे मतलब जो भी चीज बना था अब दूसरा उसे कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो जब बना था मतलब फॉरवर्ड सेल, तो जब सेल की बात आ रही है इसका मतलब उस समय आपने क्या किया था, सेलिंग रेट लगाया था। तो सेलिंग रेट, यहां पे सेलिंग मतलब रेट क्या हो गया, क्यों बोरोवर ने लेकर के आया, है ना, बिल लेकर के आया कि पैसा जो है सो उसके पास भेजना है, इंपोर्टर था, भेजना है बाहर, लेकिन क्या है कि उस चीज को कैंसिल वो करवाने के लिए आ गया कि नहीं नहीं अब हमें कैंसिल कर दीजिए। तो पहले वो बना चुका है, इसका मतलब पेमेंट उसकी पहले ही हो चुकी है, उसका कैंसिलेशन करना है। तो कैंसिल में जस्ट उल्टा लगेगा, पहले आपने लगाया था बाइंग सॉरी सेलिंग रेट, तो अब लग जाएगा बाइंग रेट। पहले क्या लगा था, सेलिंग रेट लगा था जब आपने सेल किया था करेंसी को, है ना। अब यहां हो जाएगा क्या, आपका उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए आपका बाइंग रेट लगेगा। लेकिन कौन सा बाइंग रेट, तो टीटी बाइंग रेट। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए टीटी बाइंग रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि ये सारे चीज आपके क्वेश्चन में दिए हुए हों, लेकिन डायरेक्ट यदि क्वेश्चन में फॉर्मूला ही पूछ दिया जाए आपके एग्जाम में, तो उस केस में क्या होता है कि स्पॉट माइनस एक्सचेंज मार्जिन। अब बोलिएगा यहां पे स्पॉट का मतलब क्या है, तो आपको बता चुके हैं, जब ट्रांजैक्शन आपका T+2 डे में कंप्लीट होता है तो वो स्पॉट कहलाता है, वो स्पॉट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, स्पॉट बेसिस कहलाता है। और वो जो रेट उस टाइम में होता है वो स्पॉट रेट कहलाता है। तो जो स्पॉट रेट है वो लेंगे और एक्सचेंज मार्जिन को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां मार्जिन को माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि मार्जिन को माइनस इसलिए करेंगे, यहां बाय कर रहे हैं, और जब भी चीजों को आप बाय करते हैं तो आप चाहते हैं कम से कम रेट लगे, तो कम से कम रेट लगाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए स्पॉट रेट जो दिया रहेगा उसमें आप एक्सचेंज मार्जिन को माइनस करेंगे तो आपका टीटी बाइंग का रेट निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे ये जरूरी नहीं है कि वहां पे फॉरवर्ड रेट आपका सॉरी फॉरवर्ड रेट तो खैर आएगा ही नहीं यहां पे जब टीटी बाइंग का रेट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां मार्जिन आपका दिया रहो न्यूमेरिकल्स में, जरूरी नहीं है स्पॉट रेट कह करके दिया हो, जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपका एक्सचेंज रेट दे दिया जाए, है ना, ये वर्ड आ सकता है, इंटर बैंक रेट एक्सचेंज रेट दे दिया जाए। तो ये समझना है कि वो रेट जो दिया हुआ है वो क्या रेट है और वहां पे कैसे हम यूज करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन को कैसे हम डील करेंगे, है ना, कि एक तो रेट रहेगा और यदि मार्जिन है तो मार्जिन को माइनस करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, समझिए। अब हम समझते हैं अगला पॉइंट, और ये आपका है बिल बाइंग। तो जिस तरह से टीटी बाइंग समझा आपने, टीटी मतलब तुरंत, बिल मतलब बाद में, लेट। तो यहां बाइंग का रेट है, इसका मतलब हम बाय तो करेंगे करेंसी को, लेकिन अभी नहीं, बाद में करेंगे। जैसे समझिए, वेयर द फॉरेन करेंसी इज रिसीव्ड इन बैंक्स नोस्ट्रो अकाउंट नॉट इमीडिएटली, तुरंत जो है सो नोस्ट्रो अकाउंट में नहीं आता है, या करेंसी जो है वो तुरंत आपके पास नहीं आ रहा है, नोट नहीं आ रहा है, बट ऑन ड्यू डेट में वो आपको मिलेगा, है ना। इसका मतलब है कि समय की बात हो जाती है, जिस तरह बताया ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं, डिमांड बिल और साइट बिल। तो डिमांड बिल जो होता है वो तुरंत उसके पेमेंट होना होता है ना, जैसे ही देखें वो ड्यू डेट उसका कुछ नहीं वैसा होता है, देखते ही कर सकते हैं पेमेंट उसे। और साइट जो बिल होता है, जिसे सॉरी यूजांस बिल जो होता है, एक होता है डिमांड बिल होता है, डिमांड बिल इसे आप साइट बिल भी कहेंगे, और दूसरा दो जो होता है यूजांस बिल होता है। ठीक है, तो यूजांस बिल में क्या है, टाइम मेंशन रहता है, ड्यू डेट होता है, बाद में इसका पेमेंट करने के लिए होता है। तो वही जब यूजांस बिल आता है आपके पास, तो उस केस में आप जो पेमेंट करेंगे उसका, है ना, उसका जो आप करेंसी जो आपके पास मिलेगा, वो करेंसी अभी नहीं आएगा, वो आपके पास वो ड्यू डेट में आएगा। तो इसलिए वहां जो रेट लगाएंगे वो बिल बाइंग रेट लगाएंगे। लेकिन जो कस्टमर है वो आपके पास आता है और बोलता है कि इंडियन रुपीज हमें दे दीजिए, और ये बिल जो है सो ड्यू डेट अब आएगा उस समय आपको मिल जाएगा। इसका मतलब है कि बाद में मिलेगा। तो पेमेंट ऑफ INR टू द कस्टमर इज मेड बिफोर क्रेडिटिंग द नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा आया नहीं है, लेकिन उससे पहले आप पेमेंट दे देते हैं इंडियन रुपीज में। इंडियन रुपीज मतलब अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरे जगह की बात करेंगे तो वो अपने कंट्री की करेंसी में बात करेगा। ठीक है, आगे देखिए एग्जांपल क्या है, चेक, डीडी, एक्सपोर्ट बिल, परचेज और डिस्काउंट।
अब यहां पे वर्ड परचेज और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब भी चीजें ड्यू डेट अभी नहीं आई है तो डिस्काउंट और परचेज किया जाता है उस चीज का। तो वो चेक का भी हो सकता है, डीडी का भी हो सकता है और एक्सपोर्ट बिल का भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ये परचेज रेट है, परचेज है या डिस्काउंट कर रहा है, तब आपको चीजें समझ आएगी। तो उस केस में क्या लगाएंगे, बिल बाइंग रेट लगाएंगे। या रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल का मतलब वही हो गया कि अभी ड्यू डेट आपका आया नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जब आपका समय की बात हो, इसका एक तो होता है T+2 में ट्रांजैक्शन जब होता है तो ये बेसिस जो कहलाता है वो आपका स्पॉट बेसिस कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। लेकिन T+2 के बाद किसी भी डेट को यदि ट्रांजैक्शन होता है तो वो आपका फॉरवर्ड बेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, फॉरवर्ड बेसिस कहलाता है। और जो रेट होता है उस टाइम का वो आपका फॉरवर्ड रेट कहलाता है। तो यहां पे जो बिल बाइंग है, यहां पे जो रेट लगेगा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो T+2 में नहीं हो रहा है, वो आपका फॉरवर्ड रेट का टाइम आएगा, रोल आएगा ही। तो फॉरवर्ड रेट की जब बात करें तो फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि स्पॉट रेट मींस एक तो होगा स्पॉट रेट, T+2 तो होगा ही होगा, क्योंकि T+2 2 दिन में नहीं हो पाया, T+2 डे में नहीं हुआ रियलाइजेशन, तो इसके आगे कहीं होगा। इसका मतलब इस डे का जो रेट था वो तो आपका स्पॉट रेट आएगा, प्लस अब बाद में रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। यदि बढ़ा हुआ रेट है तो ऐड हो जाएगा, और यदि आपका जो आज के टाइम T+2 डे में जो स्पॉट रेट जो है उसमें से यदि कम है बाद में तो आपका डिस्काउंट रेट में आ जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा रेट, है ना। यदि स्पॉट रेट मान लीजिए कि 80 है, स्पॉट रेट 80 है और बाद में जो है सो इसमें प्रीमियम 2 ऐड करना है, 0.2 ऐड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा 80+2 मतलब 82 हो जाएगा। लेकिन यदि अभी मान लीजिए स्पॉट रेट आपका 80 है और बाद में जो डिस्काउंट है मतलब रेट कम होकर डिस्काउंट आपका 2 है तो 78 आप लेंगे रेट को, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रीमियम में जा रहा है कि डिस्काउंट में जा रहा है, ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा। ठीक है। तो प्रीमियम हमेशा ऐड होगा और डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, किसमें, आपका स्पॉट रेट में। ठीक। तो ये तो बात हो गई स्पॉट रेट की, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, बिल रेट की बात कर रहे हैं, बिल बाइंग रेट की। तो बिल बाइंग रेट में भी समय की बात होती है, इसी वजह से बिल बाइंग रेट इज इक्वल टू होता है स्पॉट का रेट जो होगा, स्पॉट रेट प्लस प्रीमियम में यदि है तो प्रीमियम को ऐड करेंगे और मार्जिन को माइनस करेंगे। अब मार्जिन को माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां बाय कर रहे हैं, और जब भी हम कोई चीज को बाय करते हैं तो हम कोशिश करते हैं जितना कम में हो सके हमें मिले, तो इसलिए बैंक भी क्या करेगा, मार्जिन को माइनस करेगा ताकि कम में चीजों को लेना पड़े, कम में बाय करे उस चीज को। ठीक है। दूसरी चीज है, यदि स्पॉट रेट है, यदि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट तो हमेशा माइनस होगा और मार्जिन भी माइनस होगा। तो इस तरह से आपको बिल बाइंग रेट का यदि डायरेक्ट आपका दिया हो, कॉन्सेप्ट दिया हो, फॉर्मूला दिया हो तो भी आप बना पाएंगे। दूसरी बात है यदि क्वेश्चन में आता है ये चीज तो भी वहां पे आप समझ पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं टीटी सेलिंग। तो यदि टीटी बाइंग समझ गए तो टीटी सेलिंग भी वैसे ही है। टीटी बाइंग मतलब तुरंत क्या करना है, फॉरेन करेंसी को बाय करना है, मतलब ऑलरेडी आपके नोस्ट्रो अकाउंट में पैसा वो आ चुका है। अब यहां टीटी सेलिंग मतलब क्या होता है कि वेयर द फॉरेन करेंसी, है ना, नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज डेबिटेड इमीडिएटली एंड पेमेंट ऑफ द फॉरेन करेंसी इज मेड टू द कस्टमर। मीन्स क्या हो गया, पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी मेड टू द कस्टमर। क्या कह रहा है कि नोस्ट्रो अकाउंट को तुरंत डेबिट कर दिया जाता है। यहां पे चूंकि टीटी सेलिंग रेट लगा है तो तुरंत डेबिट किया और कस्टमर को क्या किया, जो फॉरेन करेंसी है उसको दे दिया, क्योंकि यहां सेल करने की बात है ना, तो फॉरेन करेंसी को सेल करेगा तो किसको डेबिट करेगा, नोस्ट्रो अकाउंट में उसका पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी, तो नोस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करेगा और तुरंत पेमेंट जो है सो कर देगा। तो ये केस जो लगेगा वो टीटी सेलिंग का रेट लगेगा। अब किस केस में होता है, जैसे आपको इशू करवाना है, ड्राफ्ट इशू करवाना है, डीडी, है ना, फॉरेन करेंसी में ड्राफ्ट इशू करवाना था, आप बैंक के पास गए, आपने करेंसी दिया, आप क्या किया, ड्राफ्ट इशू करवाना है, तो आप क्या देखें कि नोस्ट्रो अकाउंट को तुरंत आपने डेबिट किया, इमीडिएटली डेबिट किया, उसका ड्राफ्ट बना दिया। तो यहां तुरंत किया इसलिए आपका टीटी, और चूंकि सेल कर रहे हैं इसलिए टीटी सेलिंग रेट लग जाएगा। आउटवर्ड रेमिटेंस, बाहर पैसा लेके कोई जाना चाह रहा है तो आपके पास जाएगा, आईएनआर देगा आपको और बोलेगा कि नहीं हमें जो है सो करेंसी दीजिए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत नोस्ट्रो अकाउंट डेबिट करेंगे बैंक, और क्या करेगा, उसको दे देगा फॉरेन करेंसी। तो यहां भी क्या हो जाएगा, टीटी सेलिंग रेट लगेगा। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, ये चीज को ध्यान से समझिए। क्रिस्टलाइजेशन वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्सपोर्ट बिल तो आप समझ रहे हैं कि जो आपके एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर जो है वो क्या किया है, उसे पैसा मिलना है। एक्सपोर्टर को क्या होता है, पैसा मिलता है गुड्स के बदले, है ना, एक्सपोर्ट करने के बदले, तो एक्सपोर्टर को पैसा मिलना है, लेकिन क्या है, वो क्रिस्टलाइजेशन किया गया है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि जब
फॉरेन करेंसी में जो चीज मिलना था वो ड्यू डेट उसका एक्सपायर्ड हो चुका है, वो नहीं मिला है, उसका एक बैंक का डिस्क्रिप्शन होता है कि कितने के दिन के बाद, ड्यू डेट के बाद वो चीज को क्रिस्टलाइज करना है। क्रिस्टलाइज का मतलब हो गया कि जो फॉरेन करेंसी में जो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को वो यदि क्या करता है कि इंडियन करेंसी मतलब ये इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी यहां सही होगा कि डोमेस्टिक करेंसी में जब उसे चेंज कर देता है तो वो ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। क्या समझा आपने? कि जब फॉरेन करेंसी लायबिलिटी को डोमेस्टिक करेंसी लायबिलिटी में चेंज कर दिया जाता है तो उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। और ये कब किया जाता है? कि जब फॉरेन करेंसी, जैसे यहां पे एक्सपोर्ट बिल की बात करें तो एक्सपोर्ट बिल का पेमेंट होना था लेकिन वो पेमेंट ड्यू डेट पे हो ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि उस चीज को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा डोमेस्टिक करेंसी में लायबिलिटी को। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब क्रिस्टलाइजेशन होगा तो वहां भी टीटी सेलिंग का रेट लगेगा, टीटी सेलिंग का रेट लगेगा यहां पे। समझ में आ रहा है? आप देखिए टीटी सेलिंग रेट इज इक्वल टू क्या होगा, यहां सेल कर रहे हैं चीजों को तो इसका मतलब है कि मार्जिन को हम ऐड करेंगे, अधिक से अधिक हम पैसा लेना चाहेंगे, है ना, सामने वाले जो कस्टमर है। और स्पॉट रेट जो है, जो भी रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट जो भी रेट आपका दिया रहेगा, है ना, इंटर बैंक एक्सचेंज रेट है, जो भी है एक्सचेंज रेट सिर्फ दिया जा सकता है, उसमें हम मार्जिन को ऐड करेंगे। बस यही याद रखना इसको। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट आपका है बिल सेलिंग रेट क्या होता है। तो फ्रेंड्स यदि हम बात करें कि सेलिंग रेट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे हम बात करें बिल सेलिंग का, तो मैंने क्या बताया, बिल, बी मतलब बाद में। तो यहां सेल तो किया जाएगा, करेंसी का सेल तो हम करेंगे, लेकिन हम मतलब बैंक करेगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। तो वो कौन सा केस हो सकता है, समझिए। वेयर द फॉरेन करेंसी इज सोल्ड टू द कस्टमर, है ना, एंड बैंक नोस्ट्रो अकाउंट इज डेबिटेड ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल, दैट इज आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, बिल सेलिंग रेट इज अप्लाइड। जब सेल किया जाएगा किस चीज को, फॉरेन करेंसी को, तो फॉरेन करेंसी को सेल किया जाएगा, इसका मतलब है कि नोस्ट्रो अकाउंट को डेबिट करेगा, क्योंकि नोस्ट्रो अकाउंट में ही तो उसका फॉरेन करेंसी होते हैं, तो नोस्ट्रो अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अभी नहीं करना है डेबिट, क्यों नहीं करना है? क्योंकि बिल सेलिंग है, बाद में। तो बाद में कब कब कौन कौन सा सिचुएशन आएगा, जैसे पेमेंट ऑफ इंपोर्टर्स बिल। इंपोर्टर जो है, इंपोर्टर मतलब आपके इंपोर्टर्स मतलब आपके देश का इंपोर्टर। आपके देश का इंपोर्टर कहने का मतलब जो बैंक है उसके जो डोमेस्टिक मतलब जिस देश में वो है बैंक, उसका जो इंपोर्टर है, इसका मतलब उस देश के इंपोर्टर है जिस देश में बैंक है। तो जो इंपोर्टर है उसे क्या करना है, पैसा भेजना है बाहर, है ना। एक्सपोर्टर को वो क्या करेगा, पैसा भेजेगा। तो एक्सपोर्टर को पैसा भेजेगा मतलब फॉरेन करेंसी भेजेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर को अपने करेंसी में पैसा चाहिए उसे, तो वो फॉरेन करेंसी को देगा। इसका मतलब बैंक क्या करेगा, सेल करेगा फॉरेन करेंसी को। तो लेकिन यहां पे जो बिल का केस, सॉरी इंपोर्टर का केस है, वो क्या है कि बाद में आएगा। अभी उन्होंने सामान को मंगवाया, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट साइन हो गया, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है सो बैंक के पास दे दिया कि इस दिन ड्यू डेट है, इतने दिन में जो है सो उसे पेमेंट हो जाना है। तो क्या करेगा यहां बैंक उस डॉक्यूमेंट को रखेगा और जब ड्यू डेट होगा उस केस में पेमेंट वो करेगा। तो यहां तुरंत तो पेमेंट नहीं हुआ, इसलिए यहां बिल सेलिंग रेट होगा। बिल मतलब बाद में, यहां बी मतलब बाद में। ठीक है। अब रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल, ये सेम है कि जब ड्यू डेट आएगा उसका, तो उस जो इंपोर्ट बिल है वो रिटायरमेंट उसकी होगी। तो वही बात हो गई कि जब ड्यू डेट आएगा उस केस में रिटायरमेंट होगी उसकी, तो इसलिए यहां भी बिल सेलिंग का रेट लगेगा। तो यहां पे एक एडिशनली आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट हैंडल करना पड़ता है। और वो किस प्रकार का डॉक्यूमेंट, वो आपका इंपोर्ट बिल से रिलेटेड जो है सो डॉक्यूमेंट हैंडल करना पड़ता है। मतलब वैसा डॉक्यूमेंट जिसका बाद में ड्यू डेट आना है। तो यहां एडिशनली इस डॉक्यूमेंट हैंडलिंग के वजह से इसमें कुछ और चीजें यहां देखेंगे। तो बिल सेलिंग का रेट इस तरह से क्या हो जाएगा कि स्पॉट रेट, T+2 वाला जो रेट है स्पॉट रेट, है ना। यहां बार बार बता रहा हूं कि स्पॉट रेट के जगह पे आपका एक्सचेंज रेट भी दिया जा सकता है, इंटरबैंक एक्सचेंज रेट भी दिया जा सकता है, कुछ भी होगा। इसमें से हम मार्जिन को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन कौन सा मार्जिन, मार्जिन फॉर टीटी सेलिंग दिया हुआ रहेगा। यहां पे आप मार्जिन ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां सेल कर रहे हैं, है ना, बैंक सेल कर रहा है। जब भी सेल और बाय की बात है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो बैंक उस चीज को सेल करेगा, तो इसलिए यहां मार्जिन को ऐड करेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो पैसा कमाना चाहेगा, है ना, रेट पे। ये तो हो गया। दूसरी बात है एक्सचेंज मार्जिन फॉर बिल सेलिंग। यहां दो मार्जिन ऐड किया जाता है, एक टीटी सेलिंग का और एक बिल सेलिंग का। ठीक है।
और प्रीमियम यदि है तो प्रीमियम को हम ऐड करेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को माइनस करेंगे। जैसा है दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो नहीं। लेकिन प्रीमियम हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा बताया आपको कि प्रीमियम जब भी होता है ऐड ही किया जाता है, क्योंकि वो बढ़ा हुआ रेट होता है। और डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा माइनस ही होता है। यदि ये दिया हुआ है तो डिस्काउंट और प्रीमियम में तो कहीं दिक्कत ही नहीं होगी आपको, मार्जिन में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मार्जिन जो होता है वो देखना है आपको कि बैंक आपको सेल कर रहा है कि बाय कर रहा है। यदि बाय कर रहा है तो मार्जिन को माइनस करेगा, क्योंकि रेट को कम करना चाहेगा, और सेल कर रहा है तो रेट को बढ़ाना चाहेगा, मतलब मार्जिन को वो ऐड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन इन क्वेश्चंस। बार बार बता रहा हूं, जरूरी नहीं है। वी हैव टू फॉलो एज वी हैव टू फॉलो, ठीक है, वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज गिवन इन द क्वेश्चंस। ठीक है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ था वो कैंसिल किया जाता है, रेट विल अप्लाई जस्ट ऑपोजिट ऑफ द रेट अप्लाइड बिफोर। जो पहले रेट लगा था उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पहले यदि बाइंग का था तो अब सेलिंग का रेट लगाया, पहले सेलिंग का था तो अब बाइंग का रेट लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे यहाँ पे लगभग कंप्लीट होते हैं। जो भी बीच बीच में कुछ कॉन्सेप्ट्स है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके जस्ट मैं वीडियो इसके बाद लाने वाला हूं, तो उसमें सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस हम करेंगे। जो भी कंफ्यूजन आपका होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को देखेंगे बार बार एक ही चीजों को, तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डेफिनेटली आपने अभी तक यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को हिट कर लिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इसका शेयर करिए, ताकि लोगों को भी इसका फायदा मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।